हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको 5 मिनट्स में बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर लूँगी। इसके ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, या आगे जाके क्यों ये कंपनी अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, व्हाट आर दी ग्रोथ ड्राइवर्स, और इसमें रिस्क क्या है, हम इन सब की बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पॉलीकैब बेसिकली इनका वायर्स एंड केबल्स, ये लोग वायर्स एंड केबल्स में है, FMEG में है, EPC में है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें ये लोग इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो वायर्स एंड केबल्स हैं, यहाँ से देखोगे इनका मेजॉरिटी बिजनेस आता है। अब ये लोग क्या इसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके पावर केबल्स हो गए, कंट्रोल केबल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स हो गए, या OFC जो आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात चल रही है, सोलार केबल्स, बिल्डिंग वायर्स। तो अब ये जो वायर्स एंड केबल्स है ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो गया, या डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन हो गया, या रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगती है वहाँ पे काम हो गया, या फिर आपका जो ऑटोमोटिव हो गया, रेलवेज हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गए, या माइनिंग जहाँ हो गया। तो जहाँ भी आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स की बात आती है वहाँ पे पॉलीकैब आता है। अब अगर मैं इनका FMEG की बात करूँ, दैट इज़ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग क्या बनाते हैं, तो आपका फैंस हो गया, आपका LED लाइटिंग एंड स्विचेस हो गया, स्विच गेयर्स हो गया, फिर पम्प्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब जो इनका जो FMEG है ना, यहाँ से इतना बिजनेस नहीं आता है। और जो इनका वायर्स एंड केबल्स है उसकी बात करोगे तो 20 to 22% शेयर है इनका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, वायर्स एंड केबल्स में। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। अब हमने जो वायर्स एंड केबल्स की बात की, हमने FMEG की बात की, इनके जो मेजॉरिटी सेक्टर्स है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये प्रॉक्सी प्ले है टू इंडियन रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जैसे रियल एस्टेट बूम की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की बात चल रही है, तो ऐसे केस में इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ेगा तो वायर्स, इलेक्ट्रिकल्स, FMEG इनका भी मार्केट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इनके भी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। अब ये जो इनका FMEG बिजनेस है ये इन्होंने 2014 में शुरू किया था, और एक नेचुरल एक्सटेंशन है इनका, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स कॉमन यूज़ होते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। माने क्या कि वायर्स एंड केबल्स के लिए इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिठाया है, वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करके ये लोग फैंस और जो FMEG के प्रोडक्ट्स है वो बेचेंगे। इनको उसके लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिठाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बैठा हुआ है, वहीं से ये लोग फैंस और बाकी सारे जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वो बेच सकते हैं। और इनका जो FMEG का ग्रोथ है ना, वो भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो अगर आप देखोगे कि पास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 37% CAGR की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। FMEG वाला जो इनका सेगमेंट है, पॉलीकैब को B2C मार्केट में एंटर करना है, दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर मार्जिन्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अब अगर मैं इनका FMEG की बात करूँ ना, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इनका 1.5% ही मार्केट शेयर होगा, तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये लोग B2C में एंटर होंगे ना, इनका वर्किंग कैपिटल भी बहुत अच्छा बढ़िया से इम्प्रूव होगा। इसकी हम आगे बात करेंगे। तो अब आगे जो जैसे मैं बोल रही थी, आगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं। एक तो B2C में, FMEG में वो B2C में जा रहा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी अच्छी है। और इसके लिए भी जो पॉलीकैब है काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग में काफ़ी सारी प्रमोशन कर रहा है। तो आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, परेश ट्रैवल या माधवन या आयुष्मान खुराना। सो यहाँ पर अगर आप इनका एड स्पेंड देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, क्योंकि इनको B2C में अपनी एंट्री लेनी है। और इससे क्या होगा ना कि जो अभी हम आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब हम बात करेंगे, तो मैं आपको FMEG के मार्जिन भी आपको दिखाऊंगी। FMEG के मार्जिन्स पॉलीकैब के इतने अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि पॉलीकैब को अभी तक FMEG में इतना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं मिला है, या क्योंकि इनके खर्चे हैवीली ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं एड्स में, IPL में, ये इन सब रीज़न की वजह से। और क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स इतना अभी तक इतना अच्छा नहीं है FMEG की अगर मैं बात करूं, ऐसे केस में पॉलीकैब का FMEG का मार्जिन
एज़ कम्पेयर टू हैवेल्स बहुत कम है। हैवेल्स का अगर आप एबिडा मार्जिन देखोगे तो क्योंकि जो हैवेल्स है FMEG में मार्केट लीडर है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है उसके पास और उनका मेजॉरिटी बिजनेस FMEG से आता है, तो ऐसे केस में उनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। और पॉलीकैब की अगर बात करोगे तो कंपैरेटिवली मार्जिन्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो आगे जाके जैसे FMEG का इनका बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का एडवांटेज मिलेगा और B2C में ये लोग काफ़ी अच्छे से और स्प्रेड होंगे। अगर मैं FMEG की बात करूं तो ऐसे केस में जैसे इनका मार्जिन बढ़ेगा आपको इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसको टाइम लगेगा क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग इतना आसान काम नहीं होता। हैवेल्स भी बहुत कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की, तो हैवेल्स को टक्कर देना इनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो मार्जिन्स बढ़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इनका जो EPC बिजनेस है, सो EPC अभी इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है और टेक्निकली मैनेजमेंट का ये कहना भी है कि इनको EPC अपना कोर बिजनेस नहीं बनाना है। तो EPC बिजनेस क्या है, तो आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है। मतलब क्या कि पॉलीकैब बेसिकली टर्न की सोल्यूशन देता है, तो वहाँ पर वो डिज़ाइन करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। जैसे अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट हो गए या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट हो गए, तो वहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट ये पूरा संभालेगा। फिर वहाँ पे डिज़ाइन की बात आएगी, इंजीनियरिंग की बात आएगी, सप्लाई जो वायर्स लगेंगे या जो केबल्स लगेंगे सो उसका सप्लाई होगा। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो पूरा प्रोजेक्ट बना के या पूरा प्रोजेक्ट बना के बेसिकली देना। तो ऐसे केस में अब जब पॉलीकैब EPC में ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता बिजनेस, तो पॉलीकैब EPC में है क्यों? तो EPC प्रोजेक्ट के वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा केबल है, जो मेरा सप्लाई है, वो भी मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जा रहे हैं। तो टेक्निकली अच्छा वॉल्यूम इनका बिकता है EPC प्रोजेक्ट के थ्रू, केबल्स और वायर्स का, तो इसी वजह से ये लोग EPC में हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मई 2020 में पॉलीकैब ने राइकर को एक्वायर किया था एज अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब क्या कि जो राइकर बेस है बेसिकली ये कॉपर वायर रॉड्स पॉलीकैब को सप्लाई करता था। अब कॉपर वायर रॉड्स बेसिकली आपका एक इनपुट है, एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो आपको केबल्स एंड FMEG प्रोडक्ट्स बनाने में लगता है। याद है मैंने आपको कहा था कि FMEG प्रोडक्ट्स जो आपके फ़ैन लाइट ये सब बनाने के लिए कॉमन रॉ मटेरियल लगता है। तो बेसिकली ये जो कॉपर ये सब है ये आपके वायर्स और केबल्स में भी लगता है और FMEG में भी लगता है। इसी वजह से कॉमन रॉ मटेरियल लगने की वजह से FMEG प्रोडक्ट्स में भी पॉलीकैब आया। तो अब यहाँ पर इन्होंने मई 2020 में राइकर को एक्वायर किया था, लेकिन जो राइकर की टोटल एनुअल कैपेसिटी थी वो भी 2,25,000 मेट्रिक टन्स थी और पॉलीकैब को ज़रूरत थी 70,000 to 75,000 मेट्रिक टन्स की। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट बहुत हो रहा था, तो इसके वजह से क्या हो रहा था, इनके ओवरऑल मार्जिन्स को काफ़ी अफेक्ट हो रहा था। सो क्योंकि इनको अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देना था और मार्जिन्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना था, ऐसे वजह से ये लोग ने अपना जो राइकर का जो बेस था उसको बेच दिया। और पॉलीकैब ने बेसिकली 2026 का एक टारगेट रखा है। सो इन लोगों को 200 बिलियन सेल्स चाहिए बाय 2026, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 20,000 करोर्स। अब अगर आप इनकी सेल्स देखोगे सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 10,000 करोर्स के आसपास। सो बाय 2026 दे वांट 20,000 करोर्स। सो अब ये 20,000 करोर्स मतलब ऑलमोस्ट डबल की बात चल रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो सकता है अगर एक तो FMEG में ये लोग जो मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं वो होता है, B2C का शेयर एक्सपेंशन बढ़ता है, तब जाके हम अच्छी वैल्यूएशन देख सकते हैं। क्योंकि हैवेल्स की जैसे मैंने बात की थी, हैवेल्स का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मार्केट ने उसको दिया है, क्योंकि हैवेल्स B2C में ज़्यादा है और उनका FMEG से प्रोडक्ट ज़्यादा आता है। दैट मीन्स B2C में ज़्यादा है, ब्रांड पावर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी कम है, तो इसके वजह से हैवेल्स को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दिया है। सो अगर पॉलीकैब जो ये टारगेट कंप्लीट कर पाता है तो पॉलीकैब के वैल्यूएशंस में भी आपको बहुत पॉलीकैब के वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और जो मैं ग्रोथ की बात कर रही थी ना, सो बेसिकली जब हम 20,000 करोड़ के रेवेन्यू की बात करते हैं दैट मीन्स
18% CAGR की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये ऑन एग्जीक्यूशन अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स 18% CAGR ग्रोथ इन रेवेन्यूज़। और जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, या आपका जो न्यू हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, अर्बनाइजेशन, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रीच की बात करोगे तो 4100 अथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देन उसके बाद अगर मैं FMEG के डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ पैन इंडिया, सो दैट इज़ 3000, 1,65,000 रिटेल आउटलेट्स हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं थोड़े फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूँ ना, सो अगर आप रेवेन्यू देखोगे सो ऑलमोस्ट 11% CAGR की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एबिडा की अगर मैं बात करूँ सो अब यहाँ पर आप एबिडा मार्जिन्स देखो, 17 में 9.4% थे, 21 में 13% के आसपास है। अब मैनेजमेंट का ना लॉन्ग टर्म एबिडा गाइडेंस हमेशा से 11% to 13% के बीच में रहा है, लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो एबिडा मार्जिन कभी तो 8% पे गया है, कभी तो 13% पे गया है। इसकी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स जब हम बात करेंगे मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर पैट का अगर आप देखोगे अगेन CAGR ग्रोथ अगेन 36% के आसपास है। फिर अगर आप इनका ROC ROE नंबर्स देखोगे अगेन अच्छे नंबर्स हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कम होते आया है, विच इज़ आज अगर मैं बात करूं 21 की तो ओके, डेट टू इक्विटी भी ज़्यादा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लोग करते रहते हैं, तो इस साल का ऑलमोस्ट 300 करोड़ का केपेक्स ये लोग प्लान आउट कर रहे हैं। अब अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ ना, सो रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी की काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 48% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि वायर एंड केबल का बिजनेस जो था ऑलमोस्ट वो 44% से ऊपर था। तो वायर एंड केबल बिजनेस की वजह से इनको रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हुआ। एक्सपोर्ट बिजनेस भी इनका ऑलमोस्ट 12% से बढ़ा। अगर ओवरऑल क्वार्टर टू FY22 की मैं बात करूँ तो ओवरऑल 8% कंट्रीब्यूट करता है। अब FMEG बिजनेस भी ऑलमोस्ट 41% से ऊपर था। अभी भी आप देखोगे मार्जिन्स इनके कम हुए हैं। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन था, हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से यहाँ पर मार्जिन्स में काफ़ी इफेक्ट हुआ। सो अगर एबिडा मार्जिन की मैं बात करूँ तो 9.7% था, ओके। सो अगेन कंपैरेटिवली ये कम हुआ है। और अब हम अगर रिस्क की बात करें तो अब रिस्क में यहाँ पर सबसे पहला रिस्क जो ये है कि कंपटीशन, ओके। तो जो FMEG वाला सेगमेंट है वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हैवेल्स हो गया, आपका क्रॉम्पटन हो गया, आपका ओरिएंट हो गया, ये सब लोग भी इस सेगमेंट में है, आपके फैंस या लाइटिंग्स में, ओके। सो वो लोग भी अगर मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे एक वीडियो बनाया था तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी। तो ओरिएंट बेसिकली क्या कर रहा है, तो यहाँ पे IoT प्रोडक्ट्स ये सब कुछ आ गया है। ऑफकोर्स पॉलीकैब भी इसमें एंटर हो चुका है, लेकिन कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे, कोविड के बाद क्या हो गया ना, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर हो गया, छोटे छोटे स्मॉल जो प्लेयर्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया सप्लाई चेन की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे जो छोटे प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके, ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत सारे छोटे प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं या उनको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केस में मार्केट शेयर गेन्स ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन अगेन कंपटीशन का आपको यहाँ ध्यान देना है। सेकेंड चीज़ ये है, इनका जो रॉ मटेरियल है सो बेसिकली ये फॉरेन करेंसी में डिसाइड होता है, ओके। तो अब जैसे कि अब हमने देखा कि इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे या आप हिस्ट्री में भी जाके देखोगे, बहुत सारे क्वार्टर्स में इनके एबिडा मार्जिन्स अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि जो मेटल्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से ये लोग पूरी तरह पास ऑन नहीं कर पाते। या जैसे हाल ही में क्या हुआ, और ऐसे पिछले 1-2 क्वार्टर्स में भी हुआ है कि अगर हाई सिंगल डिजिट में या हाई डबल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है या प्राइस बढ़ा है फॉर दैट मैटर मेटल्स का, तो ऐसे केस में ये लोग लो डिजिट में ही प्राइस पास ऑन कर पाए हैं अपने कस्टमर्स को। सो ऐसे केस में पूरी तरह पास ऑन नहीं कर पा रहे, या जो लैग हो रहा है पास ऑन करने में, जो प्राइस इंक्रीज है उसमें लैग हो रहा है अपने कस्टमर्स को पास ऑन करने में। तो ऐसे केस में मार्जिन्स यहाँ अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट ही बढ़ जाएगा, तो मार्जिन्स यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं और ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इधर ध्यान देना है।
अब नेक्स्ट हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि इन्होंने, ऑफकोर्स आप हैवेल्स से कंपेयर करोगे तो इनका रिसीवेबल्स या पेएबल्स इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू हैवेल्स, क्योंकि हैवेल्स पूरा B2C में है। लेकिन ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपना वर्किंग कैपिटल सुधारने की, और मैनेजमेंट कई दफ़ा अपने वर्किंग कैपिटल की बात करी कि हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही से करना है। इन लोग ने बाहर से कंसल्टेंट भी हायर किए हैं। और देन अगेन जो रिसीवेबल डेज़ है वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अगर आप पास देखोगे, रिसीवेबल डेज़ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है चैनल फाइनेंसिंग के थ्रू। इन्वेंट्री डेज़ में भी ये लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, पेएबल्स में भी कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है इस बिज़नेस में, आपको इसका ध्यान देना है। बट येस, दे आर इम्प्रूविंग, और मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो वैल्यूएशन में ना, मतलब आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट जो इनका टारगेट 2026 का है, हमने उसकी बात की, 20,000 करोड़ की सेल, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे FMEG के मार्जिन्स इनके बहुत अच्छे बढ़ेंगे, क्योंकि हैवेल्स के आप मार्जिन्स देखोगे ना और पॉलीकैब के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो थोड़े से भी इनके मार्जिन्स बढ़ गए ना, और यहाँ से जो ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5% का ही मार्केट शेयर है FMEG में, यहाँ पे भी अगर मार्केट शेयर बढ़ता है ना तो नंबर्स में बहुत अच्छी आपको नंबर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि बेस स्मॉल है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी साइज़ बहुत ज़्यादा है, मेरे पास मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी एडवर्टाइजिंग में स्पेंड जा रहा है, तो इसलिए आपको मार्जिन्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 5 years डाउन द लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर 20,000 करोड़ का बिजनेस आ जाता है, मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ऐसे केस में नंबर्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज की मैं बात कर रही हूँ, ओके। और प्रॉफिट के नंबर्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि कल परसों या महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ होगा, तो यहाँ पे पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ कि मैनेजमेंट जो कह रही है ना, वो एग्जीक्यूशन लेवल पे वो कितना अच्छे से कर रही है, क्योंकि पास रिकॉर्ड देखोगे ना तो FMEG में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मैनेजमेंट में दिखाई है। वायर्स एंड केबल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और मैनेजमेंट का ये विजन है कि इनको 3 to 4 years डाउन द लाइन में इनको टॉप 3 में आना है FMEG प्रोडक्ट्स में। उसके बाद टॉप प्लेयर बनना है। तो अब ये कितना अच्छे से ये लोग कर पाएंगे, ये हमें वक्त ही बता सकता है। सो गाइडेंस के हिसाब से या टारगेट के हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर्स हमें दिख रहे हैं। हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि ओके 26 तक हमें इतना अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, 20,000 करोड़। लेकिन ये कितना पॉसिबल है, ये तो हमें इसको ट्रैक करने में ही समझ में आएगा। सो वैल्यूएशन वाइज अगर ये सारी चीज़ें मैं फैक्टर इन करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर ये सारी चीज़ें फैक्टर इन हम करते हैं और इस चीज़ में कुछ एग्जीक्यूशन गड़बड़ा नहीं जाता है, तो ये आज के डेट पे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ट्रैक पे रखिए, और जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको ऑफकोर्स ये बिज़नेस अच्छा लगता है, तो जब भी आपको मौका मिले आप इसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले आउट, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है। तो अगेन पॉलीकैब को भी ग्रोथ दिखेगी। रियल एस्टेट बूम की हम बात करें तो अगेन पॉलीकैब को भी ग्रोथ दिखेगी। बट वी हैव टू सी कि मैनेजमेंट जो कह रहा है, क्या ये मैनेजमेंट कर सकता है या मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। तो इस पे आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान देना है? एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, FMEG के मार्जिन्स पे ध्यान दीजिए। अभी जो 2 क्वार्टर्स आएंगे वहाँ पर जैसे मैनेजमेंट का हमेशा का गाइडेंस रहा है कि 11 to 13% के आसपास हम लोग मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के मार्जिन हमने देखे बहुत कम थे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। जो बाकी के 2 क्वार्टर्स है वहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 10 to 11% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं। तो मार्जिन्स पे ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट्स पे ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल पे आपको ध्यान देना है। सो ये सारी कुछ चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।